नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपको सीएमए इंस्टीट्यूट ने दो अनाउंसमेंट किए हैं। जो बच्चे सीएमए इंटर देना चाहते हैं जून में 2026 में, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने दो अनाउंसमेंट किया है। पहला अनाउंसमेंट ये किया है कि आपके कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ मतलब टोटल 6 अमेंडमेंट्स हुए हैं आपके कंपनीज एक्ट के अंडर, जो आपके जून के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड जो अनाउंसमेंट किया इंस्टीट्यूट ने वो किया है, एक मॉक टेस्ट पेपर आपका अपलोड किया है। तो आपको करना क्या है बच्चों, दोनों काम करने हैं, क्योंकि ये आपको कम से कम 20 मार्क दे के जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो वीडियो पूरा डिटेल में देखना, अच्छे से समझना, और कोई भी डाउट है तो बिंदास कमेंट करना एंड नीचे कमेंट करना, ताकि मैं आपको नंबर दूँ और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करूँ, जहाँ पे ऐसे डेली अपडेट्स आते हैं। अब इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है इस लेक्चर्स में, तो देखिए बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है बेसिकली, तो मैं बताऊंगा कि अपडेट्स कहाँ पे आए, कैसे अपडेट आए, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या चेंज हुआ है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। एक सप्लीमेंट अपलोड किया है जो आपका अमेंडमेंट्स का होगा, एंड सेकंड मॉक टेस्ट पेपर। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो सिर्फ बात करने वाले हैं आपके चेंजेस जो अमेंडमेंट्स हुए कंपनीज एक्ट के अंडर, जो जून को एप्लीकेबल होंगे बिजनेस लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एंड जो मॉक टेस्ट पेपर होगा उसका अपन कल डिस्कशन करने वाले हैं, एंड उसका पेपर कल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करेंगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि कितने कितने चेंजेस हुए हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट ने देखिए एक छोटा सा पीडीएफ अपलोड किया है, सप्लीमेंट्री फॉर जून 2026 ऑफ एग्जामिनेशन पेपर 5 बिजनेस लॉस एंड एथिक्स, सिलेबस 2022। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये बहुत छोटा पेज है, मतलब बहुत छोटा पीडीएफ है, 4 या 5 पेज का पीडीएफ है, टोटल 9 अमेंडमेंट्स है। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है हैंड रिटन नोट्स में। आपके लिए बहुत सिंपल सा है। तो ये पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन, और उसमें एमसीक्यू भी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज ही आपका अमेंडमेंट्स हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो चलिए सिर्फ ध्यान देना बच्चों मेरे साथ, जो भी डाउट है तो बिंदास पूछना, और जो जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सीएमए इंटर लॉ जो देना चाहते हैं जून में, तो उनके लिए अमेंडमेंट्स है। तो पहले ही मेरे बारे में छोटी सी डिटेल्स बता देता हूँ। मैं एक खुद क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एमबीए फाइनेंस, बीबीए फाइनेंस, सेट हुआ है, लॉ हुआ है, अभी पीएचडी चल रही है लॉ में, मैं सिर्फ लॉ पढ़ाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे बच्चों, क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो कुछ टोटल 9 चेंजेस है। तो पहला चेंज देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट चेंज क्या है, कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल 2025 के अंदर चेंज हुआ है। तो बच्चे इसमें क्या चेंज हुआ है, बहुत सिंपल बताता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स याद रखना, ताकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बच्चे बच्चे क्या कहते हैं पता है, हड़बड़ा जाते हैं, सर अमेंडमेंट्स आए, सर अमेंडमेंट्स आए, टेंशन क्यों लेने का, मैं हूं ना। सिर्फ 2 चीज़ याद रखना। पहला, नोटिफिकेशन कब इशू हुआ था, 7 जुलाई को इशू हुआ था ये चेंजेस का, बट ये इफेक्टिव कब से हुआ है, 14 जुलाई से इफेक्टिव हुआ है। 14 जुलाई 2025 से ये जो चेंजेस हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, वो आपको इफेक्टिव हो गए। हाँ, पहले जानिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सेक्शन 135। देखिए सेक्शन 135 क्या होता है। देखिए बच्चों, जो लिस्टेड कंपनी है ना, जिसकी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, या तो ऐसी कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 500 करोड़ रुपए, या तो ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीज़ है, या तो ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, तो ऐसे कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या कुछ परसेंटेज सोसाइटी को देना पड़ता है, क्योंकि आपने प्रॉफिट सोसाइटी से कमाया तो आपको कुछ देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% आपको डोनेट करना पड़ता है सोसाइटी को। तो ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। समझा आपको। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, बहुत सिंपल बता दो। सबसे पहले फर्स्ट, इसके लिए आपको पहले एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म 1। अब वो अपडेट हो चुका है, अभी आप इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकते हो, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म बहुत सिंपल कर दिया, बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। तो 2 चेंज याद रखना। पहला, ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव कब से होगा, 14 जुलाई से इफेक्टिव होगा 2025 से। सेकेंड पॉइंट, कौन सा फॉर्म इसके लिए होता है, CSR 1 फॉर्म इसके लिए होता है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, आपको और एडिशनल डिटेल्स देना पड़ेगा। पहले कम डिटेल्स था, अब ज़्यादा डिटेल्स देना पड़ेगा। मतलब सर फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए, तो मुझे CSR एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो CSR एक्टिविटी करने के लिए आपने किसी एजेंसी को अपॉइंट किया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एजेंसी है जो CSR एक्टिविटी करवाता है, तो उस एजेंसी का पूरा डिटेल, पूरा चिट्ठा आपको देना पड़ेगा। उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, वो कंपनी काम कैसे करती है, उसका पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। प्लस आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कोई भी एक CA CS CMA से,
कि हमने पूरा कंप्लायंस किया है, तो ये आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट इसके अंडर कंप्लायंस करने पड़ेंगे। तो ये 2 चेंज हुए, समझा आपको। तो पहला चेंज क्या हुआ बच्चों, बहुत सिंपल बताओ, पहला चेंज हुआ है क्या, इफेक्टिव कब से होगा, ये 14 जुलाई 2025 से इफेक्टिव होगा। सेकंड चेंज क्या है, CSR 1 फॉर्म फाइल करना आपको, जिसमें आपको एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी, बस बाकी कुछ नहीं है बच्चों। बाकी ये सब फॉर्म्स बीम्स कहाँ पे फाइल करने, MCA पोर्टल पे। अब सिर्फ MCA का नाम क्या कर दिया उन्होंने, MCA V3, मैंने अंडरलाइन भी करके दिया, ये PDF डायरेक्ट पढ़ लीजिए, कुछ उसको अंडरलाइन मत कीजिए, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा MCQ आएगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है चेंजेस पे। कितना ईजी है, कहाँ पे फाइल करना है, MCA V3 आपको पोर्टल पे पूरे फॉर्म्स फाइल करने हैं, समझा आप लोगों को, सीधी सी बात है, नो बकवास। और एलिजिबिलिटी क्या मैंने बता दिया सेक्शन 135 का। तो चलिए फर्स्ट अपना अमेंडमेंट खत्म। तो आपको कोई पूछेगा तो बता दीजिए सेक्शन 135 में क्या चेंज हुआ है, तो बता देने का आंखें बंद करके। सेक्शन 135 में 2 चेंज हुआ है, एक नोटिफिकेशन इफेक्टिव फ्रॉम 14 जुलाई। सेकेंड, CSR 1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जिसमें एजेंसी जिसको आप पैसे देना चाहते हो, जो एक्टिविटी रन करना चाहता है, उसकी डिटेल्स खत्म। अमेंडमेंट नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, अमेंडमेंट नंबर 2 ये कहता है कि आपको पता है, अगर आपकी कोई इंडियन कंपनी है जो पब्लिक कंपनी है, जिसको फॉरेन कंट्री से पैसा रेज करना है, तो फॉरेन कंट्री से पैसा रेज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको आपके शेयर्स फॉरेन कंट्री में लिस्ट करवाने पड़ते हैं। तो अगर कोई इंडियन पब्लिक कंपनी फॉरेन कंट्री में जाके अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहता है, उसे कहते हैं ओवरसीज लिस्टिंग करवाना। तो ऐसे केस में आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उसका नाम है LIP-1। कौन सा फॉर्म है, LIP-1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अब LIP-1 फॉर्म को रिवाइज कर दिया, अपडेट कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। अब LIP-1 फॉर्म कितने दिन के अंदर फाइल करना है, जिस दिन आपका प्रोस्पेक्टस फाइनलाइज हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है, समझा आपको, बहुत सिंपल सी बात है। और ये LIP-1 किसके लिए होता है मैंने बता दिया आपको, ओवरसीज अगर आपको लिस्टिंग कराना है तो उसके लिए किया जाएगा, और बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है इसका। तो खत्म, सेकेंड अमेंडमेंट समझा आपको, क्या सेकंड अमेंडमेंट है, कोई भी इंडियन पब्लिक कंपनी को अगर अपने शेयर्स फॉरेन कंट्री में लिस्ट करवाना है, तो उसको LIP-1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, खत्म। एग्जाम में डायरेक्ट MCQ आएगा, अपन प्रैक्टिस करने वाले, आप टेंशन मत लीजिए। सेकंड अमेंडमेंट ईजी, क्यों पढ़ने का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट का PDF जब मैंने दिया हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि अल्टीमेट तो क्वेश्चन 2 ही मार्क करना है, MCQ टिक मार्क करना है। अमेंडमेंट नंबर 3, अब अमेंडमेंट नंबर 3 में 2 अमेंडमेंट्स है। पहला, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के जो रूल्स है 2025, उसमें 2 अमेंडमेंट हुए हैं। पहला अमेंडमेंट क्या कहता है कि सर अभी आपको ना पहले के टाइम पे एक फॉर्म फाइल करना पड़ता था, वो फॉर्म कौन सा था, INC 22A। मतलब किसी भी कंपनी को अगर अपना स्टेटस चेक करना है या चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी एक्टिव है या इनएक्टिव है, कैसे पता चलेगा, सो यू शुड फाइल अ फॉर्म 22A। तो फॉर्म 22A होता है टू चेक द कंपनी स्टेटस, एक्टिव या इनएक्टिव। तो अभी ये जो फॉर्म था ना पहले INC 22A, ये फॉर्म अभी कैंसिल हो चुका है। आप कंपनी को क्या करना है, MCA की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके वहाँ पे आपके डिटेल्स फिल करने हैं, एंड आपके जो डिटेल्स है फिल करने के बाद आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। अभी कोई फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके रजिस्टर ऑफिस का जियो टैग जो लोकेशन होगा एंड जो फोटो होगा वो ऐड कर दीजिए, तो आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, आपकी कंपनी एक्टिव है इनएक्टिव है शो कर दिया जाएगा। ये क्यों लॉन्च किया, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी शेल कंपनीज होती है, शेल मतलब इनएक्टिव कंपनीज, तो उनको हटाने के लिए, उनको कम करने के लिए, बर्डन कम करने के लिए ये नया इनिशिएटिव लेके आए कि अभी फॉर्म मत फाइल कीजिए INC 22A, सीधे से जाके वेबसाइट पे जाके लॉगिन कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, जियो टैग लोकेशन डाल दीजिए, फोटोज़ डाल दीजिए, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको स्टेटस मिल जाएगा। तो ये पहला चेंज कि INC 22A फाइल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पे बोला ये पूरा आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा थ्रू MCA V3 पोर्टल में, जियो टैग वगैरह करना पड़ेगा। समझा आपको फर्स्ट चेंज अंडर द इनकॉर्पोरेशन 2025 के अंदर। सेकंड चेंज क्या हुआ बच्चों, सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों। अपन कहते हैं ना सर मेरी पब्लिक कंपनी है उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, मेरी कंपनी का नाम चेंज करना है सर। अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो है ना वो उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, तो ये जितने भी काम है ना, ये काम कौन करवाता था पहले, इसका परमिशन कहाँ पे लेना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अपने पावर्स को ट्रांसफर कर दिया किसके पास, रीजनल डायरेक्टर के पास। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, अभी किसके पास जाना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर। तो जब रीजनल डायरेक्टर के पास जाना है तो एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उसका नाम है RD-1।
रीजनल डायरेक्टर का स्टार्टिंग कीवर्ड ऐड किया है। रीजनल डायरेक्टर का स्टार्टिंग कीवर्ड क्या, RD। RD1 आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ये RD1 कौन से मैटर्स के लिए जाता है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, नाम चेंज करना है, या कंपनी को कन्वर्ट करना है पब्लिक प्राइवेट में, तो उस केस में ये RD1 फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है। तो इसको बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिया है, इसको अभी अपडेट कर दिया है, सिंप्लीफाइड कर दिया है। तो ये दो चेंज हो गए। तो कौन से दो चेंज, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2025 में दो चेंज हुआ है। एक, INC 22A को हटाया गया, लॉगिन करके वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, जियो टैग कर दीजिए, लोकेशन डाल दीजिए, फोटो अपडेट कर दीजिए। दूसरा चेंज क्या किया, RD1 फॉर्म को अपडेट कर दिया है। समझा आपको, RD1 फॉर्म क्यों जाता है, नेम चेंज करना है, कंपनी का स्टेटस चेंज करना है, तो उस केस में फॉर्म चला जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 4, टेंशन मत लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा, अरे ज़्यादा टाइम देने का नहीं है, MCQ आएगा डायरेक्ट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। अब कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन अमेंडमेंट्स रूल 2025, ये क्या होता है बच्चों, देखिए जब क्रेडिटर को पैसा देना ना, तो कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है, तो कंपनी क्या करना चाहती है, सेटलमेंट करना चाहती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको मीटिंग करवाना पड़ता है, क्रेडिटर्स का कंसर्न लेना पड़ता है। तो उन्होंने क्या बोला, भाई साहब जब आप क्रेडिटर के साथ सेटिंग कर रहे हो ना, कॉम्प्रोमाइज़, या कोई कंपनी के साथ अमलगमेशन करना चाहते हो, दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप जो आपके एरिया में या आपके साथ कोई कम्युनिकेशन हुआ है, ऐसे अथॉरिटीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जितने भी ये अथॉरिटीज़ है उनको भी नोटिस जाना चाहिए कि ये कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, ये कंपनी अमलगमेशन करना चाहती है, तो एक नोटिस भी उनको जाना चाहिए। तो एक नया चेंज किया है। तो आज के अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मतलब सैक्रिफाइस करना है, सेटलमेंट करना है क्रेडिटर के साथ, या फॉर एग्जाम्पल दो कंपनी को मिलके एक कंपनी बनाना है, तो उस केस में आपको नोटिस देना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 अमेंडमेंट, अगर कोई भी डाउट है तो बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अभी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में क्या चेंज हुआ है बच्चों, अमेंडमेंट नंबर 5 में, अमेंडमेंट नंबर 5 में क्या हुआ था, इनका डेफिनेशन बहुत छोटा था पहले, मतलब कल जाके अगर किसी को अमलगमेशन करना है फास्ट ट्रैक में, तो फास्ट ट्रैक में अगर किसी को मर्ज करना है, मतलब दो कंपनी मिलकर एक कंपनी होना चाहती है, या एक कंपनी किसी कंपनी में मर्ज होना चाहती है, तो उसके लिए ना फास्ट ट्रैक था पहले, 6 महीने के अंदर हो जाता था। तो उसका जो डेफिनेशन था, उसका जो एलिजिबिलिटी था बहुत छोटा था। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसके डेफिनेशन को बहुत वाइड कर दिया, मतलब इसमें बहुत सारी कंपनीज आ सकती है, बहुत सारी कंपनीज को इसमें इंक्लूड कर दिया अभी। तो इसका जो डेफिनेशन था वो क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया है, इसको बहुत वाइड कर दिया है। तो ये छोटा सा चेंज है, आपको ये आएगा नहीं एग्जाम में, बट सिर्फ याद रखना कि अभी जो फास्ट ट्रैक मर्जर था उसकी जो डेफिनेशन थी कंपनीज का, उसको अभी बढ़ाया गया है, उसको अभी वाइड कर दिया है। नेक्स्ट 6, अब 6 में क्या है बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट है वहाँ पे अंडरलाइन किया है। अभी ये अमेंडमेंट नंबर 6 क्या कहता है पता है आपको, आपको पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कुछ पावर्स होती है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको लोन दे सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे किसी को शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर है कंपनी के लिए, वो कौन से सेक्शन में आती है, वो आती है सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आती है। तो जब कंपनीज एक्ट 186 के अंडर ये पूरा प्रोसेस आता है, तो आपको कंप्लायंस करना पड़ता है, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, आपको शेयर होल्डर का परमिशन लेना पड़ता है, ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है इफ़ योर मैटर्स कम्स अंडर द सेक्शन 186। तो सेक्शन 186 में एक डेफिनेशन था, एक वर्ड था, बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, मतलब अगर आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हो, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस रिलेटेड करना चाहते हो, तो वो भी सेक्शन 186 के अंडर आता था। बट उसका डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन किया है कि इसके अंडर क्या क्या आएगा अभी। तो पहले के टाइम पे ना NBFC एक्टिविटीज़ नहीं आती थी, मतलब क्या होता था, जैसे एग्जाम्पल बता दो, अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को पैसा चाहिए, तो मैंने पैसा किससे लिया, NBFC से लिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से मैंने पैसा लिया। अब वो पैसा मैंने लिया तो वो एक्टिविटी सेक्शन 186 के अंडर नहीं आता था। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन 186 के अंडर NBFC के एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर दिया है, तो डेफिनेशन को और वाइड कर दिया, तो NBFC को ऐड कर दिया। सेकेंड, अगर कंपनी किसी को गारंटी इशू कर रही है, किसी का गारंटी इशू कर रही है, मतलब किसी को बता के अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दूंगी, तो अगर कंपनी किसी को गारंटी इशू कर रही है, सिक्योरिटीज इशू कर रही है नॉर्मली डे टू डे बिजनेस में, वो भी इस सेक्शन के अंडर अभी कवर किया जाएगा। एंड तीसरा, अगर IFSC एंटिटीज़, जो कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, उनको भी इस डेफिनेशन के अंडर इंक्लूड किया है। तो देखिए सेक्शन 186 के अंडर 3 लोगों को इंक्लूड किया है, NBFC को इंक्लूड किया है,
सेकेंड, अगर कंपनी कोई सिक्योरिटीज़ या गारंटीज देती है किसी को, वो भी इंक्लूड किया है। एंड थर्ड, आईएफएससी को भी इंक्लूड किया है। तो इन 3 लोगों को डेफिनेशन के अंडर इंक्लूड किया है सेक्शन 186 के अंडर। समझा आपको? चलिए नेक्स्ट क्या चेंज किया बच्चों, अभी चेंज नंबर 7, अमेंडमेंट नंबर 7, कंपनीज अकाउंट्स सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2025। अब इसमें क्या चेंज किया है, बहुत सिंपल बता दो। अगर आपकी कंपनी में कोई सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आती है, अभी सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट किसके अंडर आती है, उसके लिए एक एक्ट पास किया है, उस एक्ट का नाम है पॉश एक्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में कोई बताना पॉश का फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा फ्री में, और एक पीडीएफ ये तो दूंगा, बट इसके साथ साथ और एक पीडीएफ दूंगा। पॉश का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल किसी लड़की ने कंप्लेंट किया है, सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट किया है, तो वो जो कंप्लेंट उन्होंने किया ना, उसका स्टेटस क्या है, वो जो कंप्लेंट वो रिजॉल्व किया गया। अगर वो कंप्लेंट 90 डेज के अंदर नहीं रिजॉल्व किया तो वो क्यों नहीं किया, उसका भी रीज़न आपको बताना पड़ेगा। और ये पूरा डिटेल्स कहाँ पे जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट में। और आपको बोर्ड रिपोर्ट कहाँ पे जाता है, कंपनी की वेबसाइट पे। आपको बोर्ड रिपोर्ट कहाँ पे जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है। आपको बोर्ड रिपोर्ट पब्लिक में जाता है। तो कंपनी के शेयर्स डाउन हो जाएंगे। तो आज के बाद ये कंपलसरी किया कि आपकी कंपनी में कोई लड़की अगर कंप्लेंट करती है पॉश एक्ट के अंडर, उसका स्टेटस, उसका रिपोर्ट अगर सॉल्व नहीं किया 90 डेज के अंदर, वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये कंपलसरी कर दिया। दूसरा, और क्या कंप्लायंस किया, आपकी कंपनी में कंपलसरी मैटरनिटी बेनिफिट 1961 का कंप्लायंस होना चाहिए। मतलब आपकी कंपनी में कोई भी लड़की जो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। ये आपने पूरा कंप्लायंस इस एक्ट के हिसाब से करना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपको कंपलसरी होगी। इसके साथ साथ कंपनी ने कुछ नए नए फॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए। अब कौन से नए फॉर्म इंट्रोड्यूस किए, AOC 1 2 3 4, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल करते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, वही फॉर्म्स है। तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंडेटरी सबमिशंस क्या क्या कर दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपका बोर्ड रिपोर्ट का जाएगा। बोर्ड रिपोर्ट मतलब बोर्ड रिपोर्ट में वो डिटेल्स जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेंट का। ऑडिटर रिपोर्ट जाएगा, ऑडिटर रिपोर्ट भी जाएगा। उसमें बताना पड़ेगा कंपनी का, अगर कंपनी अकेली है तो उसका रिपोर्ट स्टैंड अलोन, या तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी के साथ बहुत सारी एसोसिएट कंपनीज है तो उनका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी जाएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन जाएंगे, साइन करने के बाद ही जाएंगे उसकी कॉपीज। और प्लस ये कौन से फॉर्म में जाएंगे, एक तो पीडीएफ फॉर्म में जा सकते हैं, या तो XBRL फॉर्म में, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में जा सकते हो। तो आपको ये मैंडेटरी सबमिशन करना कंपलसरी कर दिया है, तो ये आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको सबमिट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। नेक्स्ट, अमेंडमेंट नंबर 8। अब बच्चों अमेंडमेंट नंबर 8 में क्या होता है बेसिकली, तो अगर मैं अमेंडमेंट नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इस पे MCQ आ सकता है। अगर आपकी कंपनीज में कोई फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल मतलब डिजिटली फ्रॉड हुआ है, किसी ने ऑनलाइन पैसे चुरा लिया आपकी कंपनी से, तो अगर आपकी कंपनी में ऐसा कोई भी डिजिटली फ्रॉड होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो आपकी कंपनी के ऑडिटर ने, आपकी कंपनी के ऑडिटर ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए MCA पोर्टल पे। कौन से फॉर्म के थ्रू, वो फॉर्म जाएगा ADT 4। कौन से फॉर्म में जाएगा, ADT 4 फॉर्म में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपकी कंपनी में कोई डिजिटली फ्रॉड होता है तो वो कौन से फॉर्म में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ADT 4 फॉर्म में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लास्ट अमेंडमेंट नंबर 9, बहुत ईजी अमेंडमेंट है बच्चों। अमेंडमेंट नंबर 9 क्या कहता है, अगर आपकी कंपनीज में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं आप, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसके साथ साथ अभी आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने पड़ेंगे भाई साहब। ये पता नहीं क्योंकि आपकी कंपनी को अपग्रेड करने की बात कर रहा है। तो अगर कोई भी कंपनी है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है तो उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस ये भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी आपको इसके साथ साथ फॉलो करने पड़ेंगे। किसको एप्लीकेबल है, जो ऑलरेडी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है उनको कंपलसरी है, प्लस डोमेस्टिक कंपनीज एंड जो कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेटिंग करती है, मतलब फॉरेन कंपनीज, उनको भी ये एप्लीकेबल है। तो अभी याद रखना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अभी कंपलसरी कर दिया है, तो एक नया चेंज कर दिया है। तो समझा, टोटल 9 अमेंडमेंट से बहुत ईजी है, एक बार PDF पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। RD1 LIP 1 इस पर ही क्वेश्चन आया। चलो आप थोड़ा सा नॉलेज चेक करते कि आपने जो अमेंडमेंट्स पढ़ा है क्या वो आपको आ सकता है क्या। चलो चेक करते सबसे पहले फर्स्ट क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो पहला मेरे साथ आप लोग भी आंसर देना। पहला क्या बोला बच्चों, CSR अमेंडमेंट रूल 2025 कब से इफेक्टिव हुआ है, सर 14 जुलाई से इफेक्टिव हुआ है, अपन ने सॉल्व किया अभी क्लास में, खत्म। नेक्स्ट, CSR 1 फॉर्म रिक्वायर्स, CSR 1 फॉर्म में क्या लगता है, एडिशनल डिटेल्स लगता है एंड सर्टिफिकेशन लगता है। आपको एजेंसी का डिटेल देना पड़ेगा, एजेंसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिटेल देना पड़ेगा। नेक्स्ट,
CSR फाइलिंग आर नाउ डन थ्रू, आप CSR फाइलिंग कैसे कर सकते हो, आप MCA V3 पोर्टल में आप कर सकते हो, सीधी सी बात है। नेक्स्ट लिप वन, अपन ने पढ़ा था लिप वन कितने दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा आपको, बताइए इसका आंसर मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना। लिप वन का मतलब क्या होता है, जब आपकी कंपनी के शेयर्स फॉरेन कंट्री में अगर लिस्ट करवाना है तो आपको ये लिप वन फॉर्म फाइल करना पड़ता है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जो आंसर सही देगा मैं उसको और एक PDF फ्री दूंगा। MCQ PDF है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकता है। लिप वन किसके लिए अप्लाई होता है सर, लिप वन अप्लाई होता है बेसिकली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए अप्लाई होता है, जो लिस्ट होना चाहती है फॉरेन कंट्री में। इसका आंसर क्या है, सी। INC 22A पढ़ा अपन ने, INC 22A को रिप्लेस कर दिया, अब इसकी जगह पे क्या आएगा, वेब बेस्ड कंप्लायंस सिस्टम आ चुका है, वेबसाइट पे जाने का, लॉगिन करने का, अपडेट करने का स्टेटस। नेक्स्ट क्या पूछा बच्चों, न्यू रिक्वायरमेंट क्या इसके अंडर, आपको पता है अभी जियो टैग कंपलसरी कर दिया ऑफिस के लिए, जियो टैग आपका जो ऑफिस का लोकेशन है उसको जियो टैग करना कंपलसरी कर दिया। RD1 क्या कर दिया बच्चों, RD1 क्या होता है, रीजनल डायरेक्टर का एप्लीकेशन होता है, नीचे आंसर्स भी दिए आपको प्रैक्टिस के लिए, तो ये एडिशनल क्वेश्चन है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो RD1 किसके लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों, दैट इज रीजनल डायरेक्टर। RD1 में कौन से मैटर्स आते हैं इन चारों में से, ABCD में से बताइए, तो चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स, नाम भी चेंज कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर सकते हो, कंपनी को कन्वर्ट भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड अमेंडमेंट्स, तो बताइए ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा था जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो सेक्शन 186 अपन ने पढ़ा था जिसमें अमेंडमेंट हुआ है। फाइनेंस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड कर दिया बच्चों, सी NBFC एंड IFSC को इंक्लूड कर दिया है, अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट अकाउंटिंग अमेंडमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए आपने, कंप्लेंट्स, जो सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी के जो कंप्लेंट्स है ना वो भी इसके अंडर इंक्लूड किए जाएंगे, अपन ने पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल्ड इन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में फाइल करना चाहिए, PDF या तो XBRL में फाइल करना चाहिए। देन ऑडिट में अमेंडमेंट हुआ है, फ्रॉड कौन से फॉर्म में जाएगा, ADT4, चार लोग कुछ ना कहेंगे ना, चार लोग तो कुछ तो कहेंगे, फ्रॉड ADT4 ऑडिटर फाइल करेगा कंपनी का। नेक्स्ट अमेंडमेंट फोकस ऑन, अमेंडमेंट पे इसके फोकस करता है तो डिजिटल रिपोर्टिंग के ऊपर फोकस करता है, सिंपल सी बात है, डिजिटल को ज़्यादा प्रमोट किया इसके अंदर। पॉइंट नंबर 16, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अमेंडमेंट्स अलाइन विद द, किसके साथ अलाइन किया उन्होंने, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना उसके साथ उन्होंने उसको अलाइन किया है। ये किसको अफेक्ट करेगा बच्चों, ये अफेक्ट करेगा आपका रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट्स, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मेजर किया जाता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो इस पर थोड़ा सा इंपैक्ट होगा, बिकॉज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करते हो तो थोड़ा सा इंपैक्ट होगा। मर्जर एंड अमलगमेशन में चेंजेस हुआ था, अपन ने पढ़ा था नोटिस देना पड़ेगा अभी, अगर कंपनी दोनों साथ में आना चाहती है, एक कंपनी में मर्ज होना चाहती है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, RBI को, SEBI को, जितने भी सेक्टर्स है रेगुलेटरी सेक्टर्स उनको देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, C, ये अपन ने पढ़ा है। एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी क्या है बच्चों, इसमें अपन ने पढ़ा था RBI। देन फास्ट ट्रैक मर्जर, तो फास्ट ट्रैक मर्जर किसके लिए होता है बच्चों, सेक्शन 233 में अमेंडमेंट हुआ है, फास्ट ट्रैक मर्जर का डेफिनेशन वाइड कर दिया है। अमेंडमेंट के क्या किया बच्चों, फास्टर अप्रूवल खत्म, सबसे फास्ट अप्रूवल मिल जाएगा, प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताइए क्या है, कितना ईजी है CMA इंटर लॉ के अमेंडमेंट्स, कितने टाइम में मैंने कन्वर्ट खत्म कर दिया, 1 घंटे के पहले मैंने अमेंडमेंट्स खत्म कर दिए, सिर्फ 24 मिनट में या 25 मिनट में अमेंडमेंट्स खत्म हुए। आप सोचो, बच्चे टेंशन नहीं लेते, सर अमेंडमेंट्स आए, सर अमेंडमेंट्स आए, क्या अमेंडमेंट्स है, पूरा हैंड रिटन नोट्स बना दिया, MCQ बना दिया आपके लिए, मैंने पूरा रात में इसके लिए जगह 8 घंटे की प्रैक्टिस की मैंने इसके ऊपर, 8 घंटे मैंने स्पेंड किया, तब जाके नोट्स बनाए हैंड रिटन। बस ये एक बार पढ़ लिया ना, एक बार पढ़ लिया सफिशेंट है, और कौन सा पॉइंट पढ़ना हो उसमें वो भी मैंने आपको क्या किया है, अंडरलाइन किया है, वो भी मैंने येलो डार्क किया है, वही पढ़ना है आपको, वही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नीचे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिया है, और क्या चाहिए। तो इसको पढ़ लीजिए, आपके कम से कम मैं आपको बताऊँगा, अगर 2 से 3 MCQ अगर आ गए तो आपके 6 मार्क्स से 4 मार्क कन्फर्म हो जाएंगे। तो कल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, अगर कल आप चाहते हो तो जो मॉक टेस्ट पेपर अपलोड किया इंस्टीट्यूट ने CMA इंटर लॉ का, तो वो मैं कल सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर दीजिए, कल अपन मिलेंगे, वो भी लाइव सॉल्व करेंगे आपके साथ। अगर आप लाइव में इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइव बता दीजिए, रिकॉर्डेड दोनों डाल दीजिए, आपको जो मेजॉरिटी आंसर आएगा लाइव या रिकॉर्डेड उसके हिसाब से कल का सेशन होगा मॉक टेस्ट पेपर का, जो अभी का लेटेस्ट है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक अनाउंसमेंट है, आपका CMA इंटर लॉ का फर्स्ट पार्ट 30 मार्क का, उसका एक मेगा मैराथन होने वाला है, महा मैराथन कहेंगे अपन उसका, 3 घंटे में पूरा सिलेबस पार्ट 1 का मैं खत्म करने वाला हूँ, 30 मार्क का। हैंड रिटन नोट से मैंने बना दिया, देख लीजिए एक बार जाते जाते,
ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक मैंने सब बता दिया है। ये देखिए पूरे हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर नंबर 5 सब हैंड रिटन नोट्स बना दिए। मिलने वाले अपन परसों या तरसों में अनाउंसमेंट कर दूंगा, आप एक बार कमेंट कर दीजिए आपको ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन चाहिए, तो फिर अपन मिलेंगे वेरी सून। और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको अपडेट मतलब ऐड कर दूंगा फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।